हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के हमारे वीडियो में हम सांद्रता के विभिन्न प्रकारों को पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम अपन इसमें नॉर्मलता का अध्ययन कर रहे थे। तो नॉर्मलता को हम मूलरता के साथ में भी संबंधित कर सकते हैं। तो नॉर्मलता को और मूलरता को हम किस प्रकार संबंधित करते हैं, देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मलता बराबर मूलरता इंटू कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। तो इस प्रकार से हम नॉर्मलता और मूलरता को आपस में संबंधित कर सकते हैं। मूलरता के मान को कुल धनावेश या ऋणावेश से जब गुणा कर दिया जाता है तो वो मूलरता जो है नॉर्मलता में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम नॉर्मलता को यहां पर ज्ञात कर सकते हैं मूलरता की सहायता से। अब इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है, इसका सांद्रता का ये अगला प्रकार है मोल भिन्न। मोल भिन्न को हम व्यक्त करते हैं x के द्वारा। देखिए मोल भिन्न का अर्थ होता है विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल और कुल मोलों का अनुपात। विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल और कुल मोलों का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम कह सकते हैं मोल भिन्न। तो इसमें अवयव के मोल अपॉन कुल मोल। तो किसी भी विलयन में या किसी भी मिश्रण में उपस्थित अवयव के मोल और कुल मोलों का अनुपात, इसे हम बेटा नाम देते हैं मोल भिन्न। अब जैसे हम इसमें मान के चलें कि हमारा विलेय पदार्थ है और विलेय पदार्थ के मोल Na, फिर विलायक पदार्थ के मोल Nb। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है Na और विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या है Nb। तो इसमें विलेय की मोल भिन्न, अब बेटा देखिए विलेय पदार्थ की मोल भिन्न को हम व्यक्त कर रहे हैं XA। A मतलब हम A जो हम लिख रहे हैं वो विलेय पदार्थ के लिए लिख रहे हैं और B हम जो लिख रहे हैं वो विलायक पदार्थ के लिए लिख रहे हैं। तो विलेय की मोल भिन्न XA बराबर विलेय के मोल अपॉन कुल मोल, मतलब Na अपॉन Na प्लस Nb। कुल मोल का मतलब विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, तो इसको कहा जाएगा कुल मोल। तो इस प्रकार हमने निकाले विलेय पदार्थ की मोल भिन्न। इसके बाद विलायक की मोल भिन्न। विलायक को हम व्यक्त कर रहे हैं यहां पर B द्वारा, तो विलायक की मोल भिन्न हो गई XB। अब इसे कैसे निकालेंगे भाई, इसमें विलायक के मोल अपॉन कुल मोल,
तो विलायक के मोल हो गए आपके NB और कुल मोल हो गए Na प्लस NB। विलायक के मोल NB और कुल मोल हो गए आपके Na प्लस NB। तो इस प्रकार से हम यहां पर मोल भिन्न की गणना कर सकते हैं। अब बेटा इसमें एक बात यहां पर आती है, आपका जो मोल भिन्न होता है ये एक मात्रक रहित होती है, मात्रक रहित, कोई मात्रक नहीं होता। कारण मोल भिन्न है क्या? मोलों का अनुपात है, अवयव के मोल और कुल मोल का अनुपात कहलाता है मोल भिन्न। तो ऊपर मात्रक मोल, नीचे मात्रक मोल, मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा। मात्रक विहीन जो है ये सांद्रता का तरीका है, कोई मात्रक का प्रयोग इसमें नहीं होता। दूसरी बात, मोल भिन्नों का योग सदैव एक होता है। कोई भी विलयन है, अगर उस विलयन में दो घटक है तो दोनों घटकों की मोल भिन्न का योग बराबर एक। अगर तीन घटक है तो तीनों घटकों की मोल भिन्न का योग बराबर एक। चार घटक है, मतलब कहने का विलयन में जितने भी घटक हैं, विलयन के सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग सदैव एक के बराबर होता है। यानी जैसे हमने यहां पर दो घटक माने हैं तो XA प्लस XB बराबर एक। XA और XB इन दोनों का योग जो है वो एक के बराबर होता है। अब इसमें एक बात और आती है बेटा, अगर किसी पदार्थ की मोल भिन्न का मान एक है, जैसे हमने कहा A की मोल भिन्न बराबर एक, या हमने कहा B की मोल भिन्न बराबर एक, अर्थात ये पदार्थ क्या होंगे? शुद्ध पदार्थ। जब भी कोई पदार्थ अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई इसमें कोई दूसरा अन्य पदार्थ मिला हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो मोल भिन्न होगी उस मोल भिन्न का मान हमेशा एक होता है। किसी भी शुद्ध पदार्थ के लिए मोल भिन्न का मान सदैव एक के बराबर प्राप्त होता है। अब इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं मोल भिन्न को। देखिए इसका एक एग्जांपल है, 4.6 ग्राम एथेनॉल को 7.2 ग्राम पानी में विलय किया गया। चार 4.6 ग्राम एथेनॉल को 7.2 ग्राम पानी में विलय किया गया, तो प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात करो। अब इस स्थिति में हमें प्रत्येक घटक की मोल भिन्न का मान व्यक्त करना। अब देखिए मोल भिन्न किस प्रकार निकाली जाए। तो मोल भिन्न को निकालने के लिए इसमें सबसे पहला काम है, हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। दो घटक है, एक घटक एथेनॉल, एक घटक पानी। तो हमें इस प्रत्येक घटक की हमें जो है मोलों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं
एथेनॉल के मोल। अब मोल निकालने का तरीका ग्राम में मात्रा बटे अणु। अब एथेनॉल की ग्राम में मात्रा आपको दिखाई दे रही है 4.6। एथेनॉल का द्रव्यमान 4.6 और इसका हम अणुभार देखें 2 कार्बन। 2 कार्बन का परमाणु भार 12 × 2। हाइड्रोजन टोटल 6 हो गया। एक परमाणु का द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। आप इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 46। अब दशमलव हटा दिया, ये हो जाएगा 1/10। तो एथेनॉल के मोलों की संख्या हुई 0.1। फिर बेटा इसके बाद अपन निकाल रहे हैं पानी के मोल। अब पानी के मोल कैसे? तरीका वही, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। पानी का अणुभार 18। तो इसके हो गए 0.4 मोल। अब इसमें कुल मोल मोलों की संख्या 0.1 + 0.4। तो इस तरह से कुल मोलों की संख्या हो गई 0.5 मोल। अब देखिए हमें प्रत्येक घटक की मोल भिन्न निकालनी। तो एथेनॉल की मोल भिन्न, देखिए एथेनॉल की मोल भिन्न क्या होगी? एथेनॉल के मोल बटे कुल मोल। एथेनॉल के मोल हो गए 0.1, कुल मोल हो गए 0.5, दशमलव हट गया 1/5, 0.2। ये आपकी एथेनॉल की मोल भिन्न हो गई। अब इसके बाद दूसरी मोल भिन्न है पानी की। देखिए पानी की मोल भिन्न कैसे होगी? पानी की मोल भिन्न को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो है यही वाला, पानी के मोल बटे कुल मोल, दशमलव हट जाएगा 0.8। इसका एक तरीका और भी हो सकता था, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मोल भिन्नों का योग 1 होता है। अगर हमें कोई एक मोल भिन्न पता है तो हम दूसरी मोल भिन्न को 1 में से घटा करके प्राप्त कर सकते हैं। यानी पानी की मोल भिन्न को निकालने के लिए हम एक और तरीका काम में ले सकते थे, 1 - एथेनॉल की मोल भिन्न, यानी 1 - 0.2 = 0.8। तो दोनों तरीके से हम यहां पर एथेनॉल की मोल भिन्न की गणना कर सकते हैं। तो ये आपका जो है मोल भिन्न को निकालने का तरीका था। मोल भिन्न का अर्थ अवयव के मोल और कुल मोलों का अनुपात। ये जो अनुपात होता है, इस अनुपात को कहा जाता है मोल भिन्न। हमने यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। एग्जाम्पल में आपको दिया 4.6 ग्राम एथेनॉल को 7.2 ग्राम पानी में घोला गया और प्रत्येक घटक की मोल भिन्न आपसे ज्ञात करवाई गई है। तो हमें सबसे पहले तो प्रत्येक घटक के मोल ज्ञात करने होंगे। मोलों को निकालने के लिए
पदार्थ का द्रव्यमान बटे अणुभार। एथेनॉल का द्रव्यमान दिया है प्रश्न में 4.6 ग्राम और एथेनॉल का अणुभार दिया है, दिया नहीं है मतलब निकाला गया है 46। फिर पानी के मोल निकालने के लिए पानी का द्रव्यमान बटे पानी का अणुभार 18, तो पानी के मोलों की संख्या आई 0.4, कुल मोल 0.5 हो गए। अब मोल भिन्न निकालनी है हमें, तो मोल भिन्न को निकालने के लिए जैसे एथेनॉल की मोल भिन्न है तो एथेनॉल के मोल बटे कुल मोल, हल किया 0.2। पानी की मोल भिन्न निकालनी है तो पानी के मोल बटे कुल मोल, ये पानी की मोल भिन्न हो गई। अब इसमें एक स्थिति और भी आती है कि हम अंतिम घटक की जो मोल भिन्न है उसको एक में से घटा करके भी निकाल सकते हैं। जो मोल भिन्न आपको ज्ञात है उसे आप एक में से माइनस कर दीजिए तो आपको जो है अंतिम घटक की मोल भिन्न जो है प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर सांद्रता के विभिन्न प्रकार के मात्रकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद में इस अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें अब नया इसका टॉपिक चालू होता है विलेयता। इस चैप्टर का अगला टॉपिक आता है विलेयता। बेटा विलेयता का अर्थ होता है निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा जिससे संतृप्त विलयन की प्राप्ति होती है। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा जिससे हमें संतृप्त विलयन की प्राप्ति होती है, उस मात्रा को हम नाम देते हैं बेटा विलेय। मतलब इसका ये निकला कि विलायक की दी गई मात्रा में कितना अधिकतम विलेय घोला जा सकता है। इसको हम सरल अर्थों में बोले तो विलायक की किसी दी गई मात्रा में विलेय पदार्थ की कितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, उसे हम यहाँ पर विलेयता के नाम से जानते हैं। तो हम इसको परिभाषित किस प्रकार कर रहे हैं, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा जिससे हमें संतृप्त विलयन प्राप्त हो। संतृप्त विलयन मतलब विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उसमें घुली रहे। तो जितनी अधिकतम मात्रा 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर घुल सकती है, उस मात्रा को हम कह सकते हैं बेटा विलेयता। हमें इस अध्याय में दो प्रकार की विलेयताओं का अध्ययन करना है। एक तो है ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता, और दूसरी है यहाँ पर गैसों की द्रव में विलेयता। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता। तो अब बेटा हमारा अगला टॉपिक है ठोसों की द्रव में विलेयता। देखिए ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता ये मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है। इसमें पहला कारक आता है आपका विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति। बेटा देखिए विलेय और विलायक की प्रकृति का द्रव में ठोसों की विलेयता के साथ संबंध क्या है। बेटा विलेयता का एक सामान्य सिद्धांत है समान
समान को घोलता है। समान समान को घोलता है, ये बेटा विलेयता का सिद्धांत है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। अर्थात इसका ये निकला कि अगर हमारा विलेय पदार्थ आयनिक प्रकृति का है या ध्रुवीय प्रकृति का है, मतलब यदि विलेय या तो आयनिक हो या फिर ध्रुवीय हो, तो ऐसी अवस्था में वह ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। अगर हमारा विलेय पदार्थ या तो आयनिक प्रकृति का है या फिर ध्रुवीय प्रकृति का है, तो ऐसी अवस्था में हमारा विलेय पदार्थ केवल ध्रुवीय विलायक में ही विलेय होगा। ध्रुवीय विलायक में सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक होता है पानी। पानी जो है आपके आयनिक यौगिकों के लिए सर्वोत्तम विलायक माना जाता है। और पानी आयनिक यौगिकों के लिए सर्वोत्तम विलायक का कार्य क्यों करता है? क्योंकि पानी के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान बहुत अधिक होता है। द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, परावैद्युतांक अधिक है, तो पानी दो कारणों से आयनिक यौगिकों के लिए सर्वोत्तम विलायक का कार्य करता है। एक तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होता है और परावैद्युतांक का मान ज्यादा होता है। इन दोनों कारणों से पानी एक अच्छे विलायक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा आपका द्रव अमोनिया, फिर द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है आपके ध्रुवीय विलायकों का कार्य करते हैं। मतलब यदि यौगिक आयनिक प्रकृति का है या फिर ध्रुवीय प्रकृति का है, तो वो केवल ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। और अगर यौगिक सहसंयोजक प्रकृति का है या यौगिक कार्बनिक यौगिक है, तो वो केवल आपका अध्रुवीय विलायक या कार्बनिक विलायक में ही विलय होगा। दूसरी स्थिति, यदि यौगिक सहसंयोजक हो तो अध्रुवीय या कार्बनिक विलायकों में घुलेगा। मतलब जैसा विलेय वैसा ही विलायक, जैसा विलेय पदार्थ होगा वैसे ही विलायक पदार्थ में घुलेगा। आयनिक है या ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। सहसंयोजक प्रकृति का है या कार्बनिक यौगिक है तो अध्रुवीय विलायक में या कार्बनिक विलायक में विलय होगा। जैसे हम यहां इसके उदाहरण ले सकते हैं, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म आदि। तो ये इसका बेटा पहला बिंदु था, विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति का विलेयता के साथ सीधा संबंध है। अगर विलेय पदार्थ आयनिक या ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक में, और अगर विलेय पदार्थ कार्बनिक यौगिक है या सहसंयोजक प्रकृति का यौगिक है तो अध्रुवीय विलायक में या फिर कार्बनिक विलायक में विलय होगा। इसके बाद बेटा दूसरे नंबर का बिंदु आता है, यहां पर दूसरा बिंदु आता है तापमान। बेटा तापमान का भी पदार्थ की विलेयता के साथ गहरा संबंध है, लेकिन विलेयता पर ताप का प्रभाव दो भिन्न भिन्न प्रकारों से होता है। क्योंकि कुछ पदार्थों के विलय होने की क्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है और कुछ पदार्थों के विलय होने की क्रिया ऊष्मा शोषी प्रकृति की होती है। तो विलेयता पर ताप के प्रभाव भी जो है उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्थिति है विलय प्लस विलायक और प्लस ऊष्मा।
बराबर विलय। इसका मतलब ये निकल रहा है कि विलेय पदार्थ को विलायक पदार्थ में विलय होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। विलेय पदार्थ को विलायक पदार्थ में विलय होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, अर्थात ये जो क्रिया होगी ये क्रिया आपकी ऊष्मा शोषी प्रकार की क्रिया होगी। इस क्रिया की प्रकृति होगी ऊष्मा शोषी। जैसे हम इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझें, हमारे पास एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी में हमने जो 1 चम्मच चीनी डाली, घुमा दी, चीनी घुल गई। फिर 1 चम्मच चीनी और डाली, फिर थोड़ा घुमाया, फिर चीनी घुल गई। तो चीनी धीरे धीरे जो है उसमें घुलती चली जाती है और एक स्थिति के बाद आप देखेंगे कि पानी के अंदर चीनी का घुलना बंद हो जाता है। एक अवस्था के बाद पानी के अंदर चीनी का घुलना बंद हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि और ज्यादा चीनी उसके अंदर विलय हो। तो और अधिक चीनी को विलय करने के लिए हम उस विलयन को गर्म करने के लिए रख सकते हैं। अगर हम उसे गर्म करने के लिए रख देते हैं तो चीनी की और अधिक मात्रा को घोलना संभव होता है। इसका हम निष्कर्ष क्या निकालें? इसका निष्कर्ष निकालें कि अगर किसी पदार्थ को विलय होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, अगर किसी पदार्थ को विलय होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, तो तापमान की वृद्धि के साथ साथ उस पदार्थ की विलेयता में वृद्धि होती है। मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिया, पानी में हम चीनी मिलाते जा रहे हैं, चीनी घुलती जा रही है, एक अवस्था के बाद चीनी का विलय होना बंद हो गया, तो उसके बाद अगर हम और ज्यादा चीनी को विलय करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विलयन को गर्म करना पड़ेगा। तो ताप को बढ़ा करके हम जो है विलेयता में वृद्धि कर सकते हैं। तो इसका हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ के विलय होने की क्रिया ऊष्मा शोषी है, यानी पदार्थ को विलय होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, तो तापमान को बढ़ा करके हम पदार्थ की विलेयता को बढ़ा सकते हैं। इसी बात को हम एक दूसरे उदाहरण से समझें। आपने घरों में अक्सर शरबत बनाने के लिए पानी में चीनी को घोला होगा। एक अपन साधारण पानी में चीनी को घोले और एक फ्रिज का एक ठंडा पानी लेकर के उसमें चीनी को घोले, तो दोनों में चीनी घुलेगी दोनों में, लेकिन दोनों में जो है अंतर होता है। फ्रिज के ठंडे पानी में चीनी को घोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, जब जाकर के चीनी घुलती है, लेकिन साधारण ताप वाले पानी में बड़ी आसानी से आप चीनी को घोल पाते हैं। कारण, चीनी के घुलने की क्रिया एक ऊष्मा शोषी क्रिया है। अगर पानी ठंडा है तो पानी के पास से चीनी को पर्याप्त ऊष्मा प्राप्त नहीं हो पाती और ऐसी अवस्था में चीनी को विलय होने में समय ज्यादा लगता है। लेकिन अगर पानी का तापमान साधारण ताप है, कमरे का ताप है, तो उस स्थिति में चीनी को विलय होने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अपेक्षाकृत ऊष्मा आसानी से मिल जाती है, और जब उसे विलय होने के लिए ऊष्मा आसानी से मिल जाएगी तो चीनी भी सरलता से विलय हो जाएगी। तो निष्कर्ष बेटा इतना ही है कि अगर घुलने की क्रिया ऊष्मा शोषी है तो तापमान की वृद्धि करके पदार्थ की विलेयता को बढ़ाया जा सकता है। अगर घुलने की क्रिया ऊष्मा शोषी है तो तापमान को बढ़ा करके पदार्थ की विलेयता को बढ़ाया जा सकता है। इसका एक विपरीत भी होता है। इसके अगर हम और दूसरे उदाहरण दें ऊष्मा शोषी वालों के, तो जैसे अभी हमने एक उदाहरण तो दिया चीनी का, ग्लूकोज, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड आदि। इन सब पदार्थों की विलेयता जो होती है वो ऊष्मा शोषी प्रकृति की होती है, यानी ताप बढ़ाने पर इन सब की विलेयता में वृद्धि हो जाती है। एक दूसरी स्थिति भी होती है विलायक
और विलयन बने, और विलयन बनने के साथ साथ ऊष्मा मुक्त हो। यहां ऊष्मा देनी पड़ रही थी और इस स्थिति में ऊष्मा मुक्त हुई, यानी ये विलेयता का जो प्रक्रम है, ये प्रक्रम आपका ऊष्मा क्षेपी हुआ। ऊष्मा शोषी जिसे ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा क्षेपी जिसके संपन्न होने के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। अपन ने इसके कई उदाहरण देख रखे हैं दैनिक जीवन में। जैसे आप पानी के अंदर सफेदी को डालते हो, पानी में सफेदी को डाला जाता है तो पानी उबलने लग जाता है, धुआं निकलने लग जाता है। तो ये प्रक्रम कौन सा प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का एक उदाहरण। सफेदी का उदाहरण छोड़िए आप, कई बार अपन हाथ धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर हाथ पर डालते हैं, और डिटर्जेंट पाउडर के ऊपर जब आप पानी डालोगे, थोड़ा सा पानी डाल करके उसको ध्यान से अनुभव करो, तो आपको अपने हाथों के ऊपर गरम गरम सा अनुभव होने लग जाता है। डिटर्जेंट पाउडर अपन हाथ में लेकर के अगर उसमें थोड़ा पानी डालें तो उसको ध्यान से अगर अनुभव किया जाए तो आपके हाथ को कुछ गर्माहट सी अनुभव होने लगती है। मतलब डिटर्जेंट पाउडर के पानी में विलय होने का प्रक्रम एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। तो अगर किसी पदार्थ के विलय होने के दौरान ऊष्मा मुक्त हो रही है तो इसका मतलब हुआ विलेयता का यह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। और अगर ऐसे प्रक्रमों के दौरान तापमान को बढ़ाया जाए तो ताप वृद्धि करने पर पदार्थ की विलेयता के मान में कमी होगी। क्यों कमी होगी? भाई पदार्थ तो घुलने के दौरान ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है, पदार्थ घुलने के दौरान ऊष्मा को बाहर निकालना चाह रहा है, और आप उसके लिए जबरदस्ती उल्टा काम कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती आप ऊष्मा दे रहे हैं। यानी हम उस कंडीशन में प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न करेंगे। पदार्थ घुलने के दौरान ऊष्मा मुक्त कर रहा है और हम बाहर से उसे ऊष्मा दें तो हम उसके लिए विलेयता के लिए एक प्रतिकूल अवस्था को उत्पन्न कर रहे हैं, और प्रतिकूल अवस्था को उत्पन्न करने का मतलब हुआ कि पदार्थ की विलेयता में कमी आएगी। या हम इसको दूसरे तरीके से देखें कि अगर हम ऊष्मा देते हैं तो दी गई ऊष्मा अभिक्रिया को विपरीत दिशा में प्रारंभ कर देगी। हम इसकी क्रिया को उत्क्रमणी क्रिया के रूप में लिख रहे हैं। विलेय पदार्थ विलायक में विलय हो रहा है, विलयन बन रहा है, ऊष्मा निकल रही है। और अगर हम विलयन को ऊष्मा प्रदान करें तो विलयन जो है विलय और विलायक में वियोजित होगा, यानी प्रतीप अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और प्रतीप या पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ने का मतलब हुआ विलय और विलायक अलग अलग होंगे, यानी विलय पदार्थ की विलायक पदार्थ में विलेयता में कमी है। तो बेटा ताप का प्रभाव अभिक्रिया की प्रकृति के अनुसार दो प्रकार का होता है। अगर विलय पदार्थ के विलयन बनाने की क्रिया ऊष्मा शोषी है तो तापमान को बढ़ा करके हम पदार्थ की विलेयता में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन अगर विलय पदार्थ का विलयन बनने की प्रक्रिया, विलय पदार्थ से विलयन बनने की प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ की विलेयता के मान में कमी। इसमें अपन कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपका डिटर्जेंट पाउडर। तो ये जो है ऊष्माक्षेपी प्रकृति की विलेयता को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार ठोसों की द्रव में विलेयता दो कारकों पर निर्भर करती है, विलय और विलायक पदार्थ की प्रकृति और विलयन का तापमान।